अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में रमीज़ राजा भी मौजूद हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शमाइला चौधरी हमारे साथ हैं। शमाइला आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैचेस जो हैं वो जारी हैं। कल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ था। श्रीलंका ने जीता ये मैच और आज पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का अपना दूसरा मैच कोलंबो में भारत के खिलाफ खेलेगा। बहुत इंतजार था इस मैच का। पहला मैच जैसे खत्म हुआ उसके बाद लोगों को अब इस मैच का बहुत इंतजार है और कोलंबो का मौसम अभी तक एशिया कप का दुश्मन बना हुआ है। आज कोलंबो में बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, अभी सूरज निकल आया है और इम्कान यही है कि मैच मुकम्मल होगा। इरफान, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि शायद अगर कुछ थोड़ी बहुत डिजल होता भी है तो वो 7-8 बजे के बाद है और कल ज़्यादा चांसेस हो गए हैं, आज थोड़े से कम हो गए। ये एक अच्छा साइन है और मेरा मानना ये कि मैच जरूर होना चाहिए चाहे कम ओवर का। क्यों रमीज भाई? मेरा ख्याल एक तो रिजर्व डे है और अगर रिजर्व डे बारिश हो जाती है तो एक और रिजर्व डे हो जाएगा। जब तक ये मैच कंप्लीट नहीं होता रिजर्व पे चल रहा है ये एशिया कप, नहीं जैसे मोटरसाइकिल वालों का रिजर्व लगता है। इस बार का एशिया कप ऐसे लगा और जैसे मोटरसाइकिल को बताया कि अक्सर पाकिस्तानी जब खत्म हो जाए तो लुटा के वो टैंकी को यूं करते हैं कि कहीं कोई कतरा मिल जाए। तो यही है, इंडिया पाकिस्तान की टैंकी लुटा के ना कि कहीं मुकाबला हो जाए और ये मैच किसी तरह कर दिया जाए। सही। अच्छा, अभी कुछ ही देर में मैच भी शुरू होगा और जाहिर सी बात है हम तो यही कहेंगे पाकिस्तान जीते, लेकिन जो अभी तक प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और इंडिया की है, कैसे देख रहे हैं इनका कंपैरिजन? देखिए, पाकिस्तान ने सोच समझ के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया भारत के अगेंस्ट, क्योंकि जो नंबर्स हैं ना वो डोमिनेट करते हैं इस माइंडसेट को। इसलिए कि स्पिन के अगेंस्ट जो है ना वो हमला बड़ा ताकतवर करते हैं भारतीय बल्लेबाज। आई मीन विराट कोहली की जो बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट सिंस 2012 फॉर एग्जांपल वो 417 की है, यानी कि आप भूल जाएं कि वो आउट होंगे। तो और वो उनके मेजर प्लेयर हैं, मेजर फोर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी स्ट्रांग होती है, वो मैच जिता सकते हैं। सो उनको आउट करना जल्दी ज़रूरी है, वो स्पिन के थ्रू नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरे ख्याल से बुरी नहीं है। बाकी फ़खर जमान के ऊपर सवालिया निशान था। टीम मैनेजमेंट समझती है कि नहीं, हमें अपने एसेट को जो है और कॉन्फिडेंस देना है। बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर वो देख रहे हैं कि उनमें स्लाइट इम्प्रूवमेंट भी है, कि दर्जा हरारत जो उनको बुखार था अगर वो 101 से 99 तक है और इम्प्रूवमेंट हो रही है तो फिर चांस ले रहे हैं उसके साथ। अब बिल्कुल, थोड़ा सा अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ के हवाले से, फ़हीम अशरफ इंडिया के खिलाफ ज़्यादा खेले नहीं है, दो कि उनके पास 4-5 साल का काफ़ी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। भारत ने भी नहीं उनके अगेंस्ट खेला और उनकी जो बॉलिंग की अच्छी चीज़ ये है कि शॉर्ट बॉल करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल करते हैं। तो आपको क्या ख्याल है कि ये एक भारतीय बैटर के लिए एक लीथल हो सकते हैं? देखिए, अब एक जगह तो बॉल करते हैं, भारतीय बल्लेबाज इतने हुनरमंद हैं कि शायद उनकी लेंथ भुलाने के लिए उन पे अटैक कर दें। और क्योंकि आपने बात की कि पहली दफ़ा खेल रहे हैं शायद भारत के अगेंस्ट, तो एक तरह से ये एक अजीब तरह के अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। आपकी नर्व्स का टेस्ट होता है, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, आपकी एग्जिस्टेंस का टेस्ट होता है। और जब आप कम बैक कर रहे होते हैं ना तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक तो अपने आप को बचा रहे हैं कम बैक करके, आपको परफॉर्मेंस देनी है, उसके बाद अगर आप कहीं फेल हो गए और वो भी भारत के अगेंस्ट, तो फिर हेडलाइंस लग जाएंगी। और ये जो फैंस हैं, ये जो हमारे यहाँ पे कैमरामैन हैं, ये सब नहीं बख्शेंगे सही। थोड़ी सी अगर बात करें दोनों टीम्स के मिडल ऑर्डर के हवाले से, इन कंपैरिजन देखा जाए ओबियसली हमारी बॉलिंग उनसे सुपीरियर है, उनका टॉप ऑर्डर बहुत शानदार है, बट हमारा जो थोड़ा सा वीकर लिंक नज़र आता है कहीं ना कहीं, जो हम बात करते हैं हमेशा वल्नरेबल है, वो हमारा मिडल ऑर्डर है। उसको कैसे देखते हैं? इफ्तिखार की प्रेजेंस और सलमान अली आगा है और रिजवान भी है, तो इसको ओवरऑल कैसे देखते हो? देखिए, मैं समझता हूँ इफ्तिखार के नंबर्स बड़े आउटस्टैंडिंग है वनडे क्रिकेट में जी। कोई उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 100 की एवरेज है, जितने भी उनको मौके मिलते हैं वो डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। सो उनका इस्तेमाल एज अ फ्लोटर किया जा सकता है। कहीं आपको अगर जल्दी 1-2 विकेट्स गिर जाती हैं तो वो स्टेडी हैंड भी खेल सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। और फॉर्म, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब टीम आप सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्म प्लेयर्स की तरफ आपकी नज़र जाती है कि ये मुझे रेस्क्यू भी करेंगे, सिचुएशन को रिट्रीव भी करेंगे और मैच भी जिता सकते हैं। सो इफ्तिखार को मेरे ख्याल से अंडर यूटिलाइज अभी तक हल्का फुल्का हम करते हैं ओडीआई क्रिकेट में। अच्छा, बारिश के चांसेस की तो हम बात कर रहे हैं कि बारिश के चांसेस हैं, मतलब अभी तो वेदर क्लियर है, लेकिन फिर भी बात की जा रही है। अगर तो बारिश की ऐसी सिचुएशन हो तो फिर अब पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मुकाबला है, तो पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? देखिए, ये वो है वन ऑफ दोज डेज कि आप टॉस ना ही जीते तो बेहतर है। क्योंकि अगर आपने जीत लिया तो फिर स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, यानी कि आपको फिर पता होना चाहिए। क्योंकि
पाकिस्तान के जो स्ट्राइक रेट है ना नए बॉल के साथ, वो इस वक्त हमारे जो दो बॉलर्स हैं जो आपके हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, स्ट्राइक बॉलिंग में दुनिया के दो बेहतरीन बॉलर्स हैं। अच्छा, तो स्टेटिस्टिकली तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है कि आप टॉस जीते हैं, अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर आप इनके सहारे जो है ना वो आप अटैक कर सकते हैं। मगर मैं अभी भी समझता हूं कि चेजिंग इस पिच के ऊपर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। आप पहले बारिश बैटिंग के करें। चांसेस तो अभी हैं, अभी वेदर भी बता रहा है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि अगर बताइए। दोनों टीम्स खेलती हैं और ड्यूरिंग बारिश जो है वो मैच कंप्लीट नहीं होता, एक टीम अगर खेल भी लेती है दूसरी नहीं खेलती, तो फिर रिजर्व डे का क्या रूल होता है कि दोबारा से मैच शुरू हाँ। होगा टॉस के बाद या फिर वहीं से हाँ, नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच होगा। आप समझे कि नया मैच हो रहा है। 20-20 दोबारा ओवर्स से। खेलने दोनों टीम्स के लिए ज़रूरी हैं, और अगर एक टीम 50 ओवर खेलती है, दूसरी टीम 15 ओवर्स खेलती है, तो दोबारा फिर मुकाबला होगा। दोनों का 20-20 खेलना जरूरी है। ज़रूरी है, ज़रूरी। और इवन डकवर्थ लुईस मेथड भी अप्लाई होता है तो उसमें भी देखा जाता है कि आपके एटलीस्ट आपके पास मार्जिन है और रिजल्ट भी तभी दिया जाता है कितने ओवर खेल चुके हो। अच्छा रमीज भाई, थोड़ी सी अगर बात करें इमाम के रोल के हवाले से, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, जितना के ऊपर मेरा ख्याल है मैंने रिसेंट पास में किसी प्लेयर पे इतना क्रिटिसाइज नहीं देखा जितना इस लड़के के ऊपर हुआ, क्योंकि ओबियसली इंजमामुल हक के ये नेफ्यू थे और बड़ा ठीक ठाक प्रेशर इनके ऊपर आया, बट इस लड़के ने अपने बैट से सब सारे क्रिटिसाइज का जवाब दिया। अभी हम देख रहे हैं कि खास तौर पे टेस्ट कमोडिटी के बाद ओडीआई का प्लेयर बनना, और अभी नंबर 3 रैंक पे आ चुके हैं, और जिस तरह ये शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, ये मुझे लगता है शायद दिन दूर नहीं है कि ये नंबर 1 को भी टच करने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे देखते हैं इनके रोल को, और आज के डे में इनकी परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है टीम के लिए? देखें, ये फंसवे प्लेयर बन गए हुए हैं। ये होता है ना कि आप लगे रहते हैं और आप कोशिश करते रहते हैं, दूसरी तरफ मगर ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। फ़खर ज़मान जाके वो लाठी चार्ज करते हैं, ये जो है अपना तसल्ली के साथ खेलते हैं। फिर बाबर आज़म आते हैं जो कि टॉप प्लेयर हैं। तो इमाम का जो रोल है ऐसी पिच के ऊपर बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ये पिच जो है ना ये ध्यान मांगती है, ये मेटिकुलस फोकस मांगती है, ये मांगती है इसको रिस्पेक्ट करें आप जी। हर बॉल जो है ना वो डिफरेंट तरह से आता है बल्ले के ऊपर, कभी ऊंचा रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी फंसेगा, कभी स्विंग होगा। तो ये खेलते बैकफुट पे हैं। ये बहुत कम पाकिस्तानी बल्लेबाजों में एक हैं जो कि ज़्यादा बैकफुट पे खेलते हैं, क्योंकि ये जो पिचेस हैं ये हमें इनकरेज करती है फ्रंट फुट प्ले के ऊपर। तो इनकी अपनी टेक्निक है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर ये सेट हो गए तो फिर जो कुलदीप यादव और जडेजा का जो थ्रेट है ना, ये उसको नलिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर, फ़हीम अशरफ की बात आपने अभी की कि उसको ऐड किया, बड़ा अच्छा किया। ये भी आपने कहा कि वो पहली बार इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज उनकी कि वो खुद को मनवाएं कि हाँ मुझे अगर ये चांस मिला है तो मैं इसमें बेस्ट परफॉर्म करूं? देखिए, ये मेंटल गेम है जैसे मैंने कहा ना, और फिर ये टेक्निकल गेम भी है। उनका कब इस्तेमाल होता है, फिर वो पिच को रीड करना उनके लिए ज़रूरी है। कई दफ़ा क्रॉस सीम, एक होता है सीम जैसे बॉल की होती है ना, वो पकड़ के आप बॉल करते हैं तो गेंद साइडवेज मूव करता है। कई दफ़ा जहाँ पे पिच पे गेंद रुकता है तो आप उसको क्रॉस सीम पकड़ लेते हैं और फिर बॉल करते हैं, तो उसकी वेरिएशन और तरह से होती है। और फ़हीम अशरफ के पास ये एबिलिटी है कि क्रॉस सीम लिंक बॉल अच्छा करते हैं। अटैकिंग मोड में ही रहना है इनको भी। ये नहीं हो सकता कि ये डिफेंसिव गियर लगा लें कि जी अब नसीम शाह के बाद और हारिस रऊफ के बाद मेरा जो रोल है वो है रन्स बचाने का। ये रन्स बचाने वाले 3-4 अच्छे बॉल करते हैं, मगर पाकिस्तान के पास ये एक मसला है कि हम नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, डिफेंसिव जब स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है ना बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा बस जहन ही नहीं मानता और हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई कि हम 6 गेंद एक जगह पे कर दें। तो ये अभी फिर भी मैं समझता हूँ कि इनको अटैकिंग मोड में जाना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये विकेट्स ले जाते हैं, हमने देखा कि कल श्रीलंका के कप्तान मीडियम पेसर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो विकेट ले जाएंगे और 3 विकेटें ले गए वो। बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद नवाज के लिए आप क्या देखते हैं कि उनके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि पहले आप अगर परमानेंट मेंबर थे प्लेइंग 11 के और आज आप बेंच पर बैठे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो प्लेयर है उसको अपना मोराल हाई रखने के लिए क्या करना चाहिए? खूब पानी पिलाना चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी जालिम गेम है उनके आयशा। पास भी शहबाज होना बड़ा जरूरी है। ये जो है ना, ये एक दिन आप वहाँ होते हैं, दूसरे दिन ग्राउंडेड होते हैं। बिल्कुल तो ये रियलिटी के ना, आपको रियलिटी चेक ये गेम देती रहती है। सो हालांकि नवाज की जो परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया, क्रिटिकल मोमेंट्स पे इन्होंने बड़ी आला इनिंग्स खेली है, बट समहाउ आई थिंक स्टैट्स के बेस के ऊपर इनको बेंच पे कहा गया कि आप बैठें, और फिर इनको अपनी गेम भी थोड़ी उठानी है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से बुझी हुई बॉडी लैंग्वेज इनकी ठीक नहीं है।
इम्प्रूवमेंट देखिए, हर साल आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं पिछले साल से बेहतर हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो कई हमारे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले साल से बेहतर थोड़े से होते हैं, कई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनमें मेरे ख्याल से ये है कि ये थोड़ा प्रेशर में है। एक तो पोजीशन हिल गई हुई है, फिर कंपैरिजन हो रहे हैं, फिर फोकस हो गया है, फिर जिस मुकाम पे ये बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। तो वहाँ पे अगर फेलियर आपका हो जाता है ना, तो फिर वो हाईलाइट हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बाबर आजम के हवाले से भी जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑनस भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे आती है, एज ए प्लेयर भी, एज ए सीनियर मेंबर और कैप्टन के तौर पे भी। स्पिनर की जैसे हमने बात की, ये सारे हमारे जो 3, 4 या 5 नंबर के बैटर हैं, ये स्पिनर पे कहीं ना कहीं फंसते हैं। और ख़ासतौर पे हमने कई दफ़ा डिस्कस किया, आपने बड़ा डिटेल में बताया कि ये पिच होने के बाद बॉल को रीड करते हैं, हैंड से रीड नहीं करते। तो बाबर आजम के इस रोल को अब इस पे आना, और कुलदीप यादव के हवाले से खासतौर पर, क्योंकि जेदा तो हमें पता है कि रिस्ट स्पिनर है, उसको तो जज करना मुश्किल नहीं है, कुलदीप यादव का मसला हो सकता है, तो कैसे उसको देखते देखिए, बाबर आजम के जो नंबर्स हैं ना अगेंस्ट इंडिया, वो बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत जी। है। क्योंकि 31 की एवरेज है इनकी, अभी तक सेंचुरी नहीं स्कोर सेंचुरी की। और की, एक हाँ तरह से अगर आपने किले को फतह करना है तो कप्तान को सेंचुरी करनी है। बिल्कुल और उनके सीवी की एक जो धाक है ना, वो तभी बैठेगी जब भारत के अगेंस्ट कुछ चीज़ शो करेंगे। जी। उधर से बाय द वे विराट कोहली के भी नंबर्स कोई स्टैगरिंगली ग्रेट नहीं है, 45 की एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो अदरवाइज उनकी 50s की एवरेज है। जी। तो ये प्रेशर की गेम हो जाती है। ये जो बड़े बड़ों के ना, ये दिल धड़कने शुरू हो जाते हैं कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा। इनको एक तो इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि मैं हीरो बना तो फिर देखें आप क्या होगा। तो ये एक फाइन लाइन होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि वो हर कोई डरता है। देखें ना, बेसिकली तो फेलियर से हर कोई घबराता है। उस चीज़ को कैसे आपने बैक ऑफ द माइंड डालना है और उतरना है मैदान में। इनके पास एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कप्तान भी है, तो सारी नज़रें लगी हुई हैं, दुनिया देखना चाहती है बाबर आजम को। तो एक हाई एक्सपेक्टेशंस में वो वहाँ पे उतरते हैं। और उनका जो मैं यही उस दिन प्रेजेंटेशन में जब उन्होंने ज़ीरो किया, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट के किसके, तो मैंने कहा ये आपको मुबारक हो, क्योंकि जब आप ज़ीरो भी करते हैं तो आपकी हाइलाइट्स लगती, आपकी हेडलाइंस लगती हैं। तो ये बड़ा कम होता है कि एक बैट्समैन स्कोर ना करे तो उसकी हेडलाइन लग जाए, मगर उन्होंने मुकाम पा लिया अब। लेकिन उसमें हम देखें कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत विक्ट्री हासिल की है, खासतौर पे चेस करते हुए। बट बाबर की क्रेडिट पे सिर्फ एक T20 का हमें मैच याद आता है, रिजवान और बाबर ने जो 10 विकेटों से जीता था, उसके अलावा कोई ऐसी विक्ट्री नज़र नहीं आती। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आज बाबर के लिए कि अगर अपना कॉन्फिडेंस के लिए, टीम के लिए, कैसा ही कोई इनिंग्स खेल के टीम को जिताए। देखिए, आपने बात की वो T20 की जो रन चेज हुआ था, 150 किया था जी। वो एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है बाबर आजम के लिए। अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं जब पैड पहन रहा हूं, ग्लव्स पहन रहा हूं, हेलमेट लगा के अंदर जाने लगा हूं, तो मैं उस मोमेंट में अंदर वॉक इन करूंगा अगेंस्ट इंडिया कि ये मुझे आउट नहीं कर सकते हैं। मैं बेस्ट प्लेयर हूं दुनिया का, मैंने करके दिखाया हुआ है, और मैं वो मेमोरी को रिलिव करूंगा। सो ये आप रेफरेंस पॉइंट्स बनाते हैं अपने लिए जी। आगे बढ़ने के लिए। सो अगर वैसी इनिंग्स से खेल जाते हैं, और वो बेहतरीन इनिंग्स थी इसलिए कि वो कोई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे थे। देखिए, कई दफ़ा आप एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं ना तो आप जैम हो जाते हैं, ऐसे क्योंकि एक बॉल होता है, आप एक ही शॉट लगा सकते हैं। कई दफ़ा आप 3 एंगल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा होता नहीं है। सो एक स्मूथनेस बैटिंग की तभी आती है जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है। बिल्कुल ऐसे। तो इनका माइंड रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखें, जाएं बॉल को देखें, और ये ना कहें कि मैं आउट हो गया तो फैंस क्या कहेंगे या पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इनको जाना है और मैच जिताना है। एक ही सोच के साथ जाएं और वो मोमेंट रिलीव करें, वो जो दुबई अच्छा, वाला। विराट कोहली की अभी बात कर रहे हैं। विराट कोहली नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं वो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी हम विराट कोहली की विक्ट्री की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे मतलब सेंचुरीज बनाई हैं और अच्छा खेला है। विराट कोहली क्या पाकिस्तानी बॉलर्स की जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज या उनकी बॉलिंग, उसको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझते हैं? देखिए आयशा, वो अटैकिंग मोड में चले जाते हैं। अभी भी जो पिछले मैच में मेरे ख्याल में 5-6 रन किए थे स्कोर अच्छा उन्होंने, नहीं था, हाँ जी। तो एक चौका था उसमें। तो ये कोशिश यही करते हैं कि जहां इनको मौका मिलेगा ना, ये अटैक करेंगे। बिल्कुल। तो पहले क्या होता था कि इंडियन बल्लेबाज ना पाकिस्तानी बॉलर्स को अटैक इतना नहीं करते थे, तो आपको टाइम देते थे कि आप पे प्रेशर वो डाल प्रेशर, सकें। हाँ, बिल्कुल। ये प्रेशर जो है ना, ये बॉलर्स पे डालते हैं, और फिर रेपुटेशन है इनकी। देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल शेन वॉर्न एक ग्रेट लेग स्पिनर हुए थे, ब्रायन लारा की ग्रेटनेस जो बैटिंग में थी वो थी कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की धुनाई की, तो आपकी फिर हेडलाइंस लगती है। बिल्कुल। तो विराट कोहली भी यही करते हैं, जितना बड़ा बॉलर होगा ना या टीम होगी, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और ये इनकी ग्रेटनेस है।
और मेरा ख्याल है ये एक बड़े प्लेयर और टीम की भी निशानी होती है कि वो क्रच मोमेंट पे आके बड़े मुकाबले में ज़बरदस्त मुकाबला करती है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। बिल्कुल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बड़ा टकरा भी होने जा रहा है, इस पे विदात। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से। अब से कुछ ही देर में टॉस भी हो जाएगा और विराट कोहली के हवाले से जो खास तौर पे सर हम बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रही थी विराट कोहली के हवाले से कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है या बॉलिंग है उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर आप विराट कोहली की साथ जो बाकी इनके बैटर्स हैं उनका कंपैरिजन करें तो आप किस तरह देखेंगे कि पाकिस्तानी बॉलर्स को वो किस तरह समझते हैं? देखिए, सब में तो बेनतहा बैटिंग टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्तलिफ लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। सो विराट कोहली तो दुनिया के माने वो हैं। उनका, जैसे मैंने कहा था कि उनका अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देख लें, उनका सैम्पल साइज देख लें, बहुत वसी है और बहुत ही इंप्रेसिव है। और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। सो विराट कोहली के अगेंस्ट भी आपको अटैकिंग लाइंस करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप डिफेंसिव लाइन करके उनको ये कहें कि ये हमारी पिटाई नहीं होगी तो हम एक जगह बॉल करेंगे। नहीं, बाउंसर है तो बाउंसर करना पड़ेगा, वो चांस लेंगे। शुभमन गिल के पास बेनतहा टैलेंट है। अच्छा। इस वक्त जो है जितने भी टॉप क्वालिटी के या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, इनका टॉप 3 में स्ट्राइक रेट है अभी, जिन्होंने 1000 ओडीआई रन्स किए हैं। सो डबल सेंचुरी कर चुके हैं ओडीआई में। इस लिहाज से ये रिलैक्स इनका बैटिंग जो है ना, ये परफॉर्मेंस होती है या जो बल्लेबाज हैं वो खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनमें से एक या दो ने चलना है और काम किसी भी ऑपोजिशन का तमाम हो जाएगा। तो जो और बॉलिंग बाय द वे इतनी बुरी नहीं है। मेरा ख्याल था कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो दुनिया में सबसे अच्छी, जो कि है जस्ट अबाउट 0.25 के मार्जिन से इंडिया से हम आगे हैं। अगर हमने पिछले 1-1.5 साल में कोई 70 आउट किए हैं फास्ट बॉलर्स ने, तो उन्होंने कोई 65 आउट किए हुए हैं। मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो वो ये है कि वो अंडर द रडार चले जाते हैं, क्योंकि इतने फैशनेबल फास्ट बॉलर्स नहीं है उनके। हमारे जो है ना वो तेज हैं, हमारे जो हैं वो इम्पॉसिबल मैजिकल बॉल्स करते हैं, जिसकी वजह से, और फिर एक रेपुटेशन है, फिर स्पीड ज़्यादा है। मगर अगर अब इफेक्टिवनेस की बात करें तो उनके फास्ट बॉलर्स कोई खास पीछे नहीं है। अच्छा रमीज भाई, जैसे आपने फास्ट बॉलर की बात की, तो शहीन का जो स्पेल है ये कितना डेंटफुल हो सकता है? अगेन जो मेंटली एक ब्लॉक होगा उनके ओपनर्स के ऊपर या नंबर 3-4 के बैटर के लिए भी, ये सारे पेसर और जिस तरह नसीम शाह और हारिस रऊफ खासतौर पर फिर आके वो विकेट्स लेते हैं, ये कितना उनको अफेक्ट कर सकता है? देखिए, एक मैसिव मेंटल ब्लॉक होना चाहिए इंडिया की। एक तरह से जो उन्होंने बॉलिंग की है अप फ्रंट नए बॉल पे, चाहे रोहित शर्मा। देखिए, अगर कप्तान आपका बार बार एक ही एंगल पे आउट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है टेक्निकल इशू भी है, और फिर वो कप्तान है और वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो एक तरह से एक्स्ट्रा प्रेशर पूरी टीम पे क्रिएट हो जाता है। अ कैप्टन बीइंग आउट ऑफ फॉर्म कैन बी डिजास्टर्स फॉर द एंटायर डग आउट। ऐसे ही तो उसको तो लीड करना है ना, फ्रॉम द फ्रंट बाय एग्जांपल सेट करनी है टोन। और खैर रोहित शर्मा जो है वो मेरे फेवरेट बल्लेबाज हैं, इसलिए कि वो, मैं उनको रोल्स रॉयस ऑफ बैटिंग कहता हूँ। इतना उनमें मतलब है, क्रूज कंट्रोल पे जाते हैं और मजा आता है। जैसे एक्स्ट्रा टाइम है, चाय और ये जीरा प्लस खा के वो छक्का मारते हैं। इतना टाइम है उनके। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बात हो रही है कि ये शायद शुरू के किसी तरह 7-8-10 ओवर निकालने की कोशिश करें, बॉल पुराना हो जाए फिर अटैक करें। दूसरा ये है कि शायद ये ज़्यादा अग्रेसिव आए पाकिस्तानी बॉलर के ऊपर, कि शुरू से इनको सेटल ना होने दे। तो आपके ख्याल में कौन सा मोड ज़्यादा बेहतर रहेगा? इन्होंने ठक्का लगा के, जिसको कहते हैं रोक रोक के खेला, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इनको शॉट्स खेलनी पड़ेगी, इनको अटैक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसलिए कि अगर ये खड़े रहे, इनको पता है टेक्निकल इश्यूज हैं, ये मुझे लगता है आज अपने कदमों का इस्तेमाल करेंगे स्पेस रोहित शर्मा। और इसी तरह से, क्योंकि ये दोनों लेजी हैं फुटवर्क में अगेंस्ट न्यू बॉल। पहले 4-5 ओवर्स आपके पास सिर्फ एक विंडो है जहां पे इनको आउट कर सकते हैं। एक दफ़ा ये 5 ओवर्स गुजार गए, फिर ये मुश्किल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये मुझे ऐसा लगता है आज के रोहित शर्मा की जो प्लॉय और स्ट्रैटेजी या इनका जो बैटिंग की जो एक जो टेम्पलेट सेट करेंगे वो डिफरेंट होगा। ये अटैक करेंगे। अच्छा, बुमराह को कैसे देखते हैं आप? काफ़ी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं और फ्रंट लाइन भी है इंडियन की, तो आज के मैच में देखें, बुमराह के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये इंडिया गए थे और ये बेबी सिटिंग करके आए हैं। इनका बच्चा पैदा हुआ है, ये उनके नैपीज बदल के आए हैं। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि थोड़े से ऑफ द बॉयल हो गया। लगा रहेगा सर, क्या पता सोच के आए हो कि ये तो हो गया, वो करके आता। आप पाकिस्तान की तरफ है, उनकी तरफ है? अच्छा, अभी हमने एक पैकेज रखा है रोहित शर्मा पे, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। डिस्कशन हम कर रहे थे ऑब्वियसली, अभी यहाँ पे ऑटोग्राफ चल रहा था।
जी मुझे ऑटोग्राफ मिला है सर का, बिल्कुल देख लें। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, वो बुमराह है ऑब्वियसली, देखते हैं आज प्लेइंग 11 का पार्ट रखते हैं या नहीं रखते। बाकी अगर हम बात करें, सिराज की बात करें, शामी की बात करें, तो इनको कैसे रेट करते हैं आप? देखिए ये बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, इनकी स्पीड भी है, मूवमेंट भी है। ये अब पुराने वाला बॉलिंग अटैक नहीं रहा है भारत का कि जो आप आराम से सो सकते थे सुकून के साथ, आपको पता है कि ना बाउंसर होने हैं और ना ये आउट कर सकेंगे। अब ये आपको ट्रबल करते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ जो सिर्फ प्रॉब्लम भारतीय टीम के साथ ये रही है कि इतने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, शायद इतना टैलेंट है कि इनको समझ नहीं आ रही कि किसको खिलाएंगे, मगर ये सेटल यूनिट नहीं है। और जब सेटल यूनिट नहीं होता तो फिर आपकी नज़रें हर वक्त लगी रहती हैं कि ये आज परफॉर्मेंस करेगा तो अगला मैच खेलेगा, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। और वो उनका एक तरह से राहुल द्रविड़ का जो एक स्टाइल है ना लीडरशिप का या सिलेक्शन का या एज अ कोच, वो यही रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करते रहे, जिसकी वजह से जो भारत को कई दफ़ा नुकसान हुआ है। अच्छा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो एक तरह से अभी भी देखें, फ़खर ज़मान को नहीं बदल रहे हैं बाबर। एक तरह से जो सक्सेस है स्टोरी पाकिस्तान की, वो ये है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको नहीं फिर छेड़ते, विच इज़ द वे टू गो। आप ठीक है, टेक्निकल आपकी लिमिटेशंस होती हैं उस विनिंग कॉम्बिनेशन में, मगर जब आप जीत रहे हैं तो होल्ड दैट पोजीशन। जी, ये भारत ने किया नहीं है, जिसकी वजह से एक तरह से सारे सिस्टम में उन्होंने खलबली मचा दी अननेसेसरीली। अच्छा, थोड़ी जी प्लीज। सर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आप कोई 3 बैट्समैन ऐसे देख रहे हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं इंडिया के? आपका अच्छा सवाल है। देखिए विराट कोहली जो है वो ऑब्वियसली थ्रेट हैं किसी भी टीम के लिए। फिर इनके शुभमन गिल अच्छा खेलते हैं, वो ड्यू है उनको रन्स। फिर हार्दिक पांड्या से मुझे खामखा डर लगता है, क्योंकि होता क्या है कि आपने सब कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, ग्रेट डिलीवरीज के बाद 3-4 आउट कर दिए, विराट कोहली भी आउट हो गया उसमें, और सडनली जो है ना वो मैच फंस जाता है। अच्छा। और ये हमेशा मैच फंसाते हैं। मेरा चैंपियंस ट्रॉफी में भी सही है। स्कोर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, और इस पिछले मैच में भी कोई तुक नहीं थी कि आप उनको इतनी लंबी इनिंग्स खेलने देते, और उन्होंने और बड़े अक्लमंदी से खेले बाय द वे वो। इवन लास्ट मैच जो वर्ल्ड कप का हम देखें तो उन्होंने जिस तरह विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करके मैच हमसे लेके गए, और मेरा ख्याल है अरविंद भाई ये सबसे लीथल बैटर अगर कहा जाए इनकी टीम में तो इस टाइम पे तो वही है। बिल्कुल, आई थिंक ये वो नफ्सियाती एतबार से कह लें स्ट्रॉन्ग है, यू नो टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस नंबर पे खेलते हैं वैल्यू करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता है। मैं अभी भी समझता हूं कि अगर इनको बाउंसर मेरा ख्याल रमीज भाई पिच रिपोर्ट भी रेडी है, मेरा ख्याल है वेदर को भी देख लेते हैं। और जी रमीज भाई आपने पिच रिपोर्ट देखी, कुछ कहना चाहिए इस हवाले से? देखिए वो कह रहे हैं कि बैटिंग थोड़ी सी आसान पिछले मैच में दिखी है, तो शायद पहले बैटिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से प्रेशर मैच में जो है ना, इसको सिंप्लीफाई रखें आप, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशंस उस वक्त क्या है, सूरज निकला हुआ है, पिच ठीक लग रही है, बैटिंग करें। बिल्कुल ठीक। अगर आसमान अबरालूद है, बारिश का चांस है, फिर आप 2 दफ़ा सोच सकते हैं, मगर चेजिंग जो है ना प्रेशर सिचुएशन में मुश्किल हो जाती है। अच्छा, नसीम शाह के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने भी हमने बात की कि टेस्ट से दोबारा वो ओडीआई की तरफ आए, T20 के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। इनका कंसिस्टेंट परफॉर्म करना और ये हमारे जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू बॉल से भी और लेटर पार्ट पे भी, वो कैसे देखते हैं? देखें स्टैट्स मेरे पास आए हैं, ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं कि 13 इनिंग्स में 13 दफ़ा इन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो एक तरह से रिकॉर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस इनकी, और उम्र इनकी अभी इतनी छोटी सी है, मगर इनको कई होते हैं। देखें आपको एक ना कह लें कि आपको आइडिया होता है नेचुरली कि बॉल कहाँ करना जी, यू नो यू बिल्ट फॉर द किल, और ये उनमें ये खासियत है। 20 साल की उम्र है, कितना खेले होंगे, मतलब 15-16 साल की उम्र में फास्ट बॉलिंग की होगी। 4 साल में इनके हक में या इनके पास है एक टेस्ट मैच की हैट्रिक। जी, फिर ऐसा रिकॉर्ड कि वनडेज में सबसे कंसिस्टेंट पाकिस्तान के परफॉर्मर एवर। जी, और इसलिए है कि एक जगह पे बॉल करते हैं, वहाँ से आउटस्विंग करते हैं, कंसिस्टेंटली जो है ना बैट्समैन को खिलाते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं उस लेंथ की वजह से। सो ये एक इनके पास बहुत बड़ा हुनर है, और कंट्रोल देते हैं। देखिए बाबर आजम को शायद बाकी बॉलर्स इतना कंट्रोल नहीं देते हैं जितने कि नसीम शाह कंट्रोल देते हैं। अच्छा, हमें अगर आप कैप्टन होते तो आप इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के मैच में पहले 3 नंबर पर किसको बैटिंग कराते? देखिए फ़खर ज़मान के ऊपर तो मैं शायद डिसीजन ले जाता, और उसमें फिर मेरे पास चॉइस होती अब्दुल्ला शफीक या मोहम्मद हारिस की। मैं मोहम्मद हारिस को इसलिए प्रेफर करता कि वो हट के हैं। अच्छा, वो उनका अगर दिन होगा
तो फिर वो मैच जिता देंगे, और चाहे मुश्किल पिच हो या आसान पिच हो। सो एक तरह से लॉटरी है वो। अच्छा। हाँ, जैसे होता है ना कि आप अचानक निकल जब गई। मीदा चल गया तो फिर क्या, आज भी चल गया। मीदा चल गया तो फिर हम जीत सर जाएंगे। इफ्तिखार को आप क्या मैं मशवरा बाकी देंगे? दो तो रह गए हैं। आपको मशवरा मेरा ये है कि मैं पहले सर वहाँ मुझे जवाब नहीं, दे दूं। मैं इफ्तिखार को आप क्या मशवरा देंगे खेलने का आज, कि कैसे अच्छा। खेलें? मैं अभी आता हूँ। तो दूसरा होगा आपका जो ऑलरेडी है इमामुल हक, और 3 के ऊपर बाबर आजम तो आते हैं। तो चेंज ये है। टॉप 3 हमारे सॉर्टेड है, सिर्फ फखर को अब स्कोर करना है। तो और आप कोई स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, मतलब हाँ, एज ए मैं कैप्टन? ओपनर को चेंज कर देता। मैं ओपनर को चेंज, और इफ्तिखार को मैं ज़्यादा ऊपर इस्तेमाल करता शायद। अच्छा। हाँ, रिजवान की देखें एज अ कीपर बैट्समैन, वो इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है ना बैटिंग की, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है बल्ले के साथ उनकी ओडीआईज में ऑफ लेट, और फिर कंसिस्टेंट हैं। तो शायद मैं 4 नंबर तक तो ना छेड़ता, 5, 6, 7 के ऊपर फिर फ्लेक्सिबल में बैटिंग अच्छा। ऑर्डर रखता। अच्छा मे भी हमें काफ़ी फैंस ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपने एहसानुल्लाह की बात की, ज़ुमान खान की बात नहीं की गई, उस हवाले से जानना चाह रहे हैं। और मेरा भी ये मानना है कि जिस तरह वो खासतौर पर डेथ ओवर की बात करें, बड़ा आउटस्टैंडिंग है, PSL की बात करें या वैसे भी इन जनरल हमने देखा कि डेथ बॉलिंग में सबसे बेहतर है। और उनके कोच ने भी, आकब जवेद ने भी कहा कि शायद ये जितनी भी लॉट है, ये भी 2 हमारे लड़के हैं, शाहीन और हारिस रऊफ, इनसे भी बेहतर है डेथ बॉलिंग के लिए। तो आप कैसे रेट करते हैं ज़मान को? देखिए, ज़मान के पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, उनका स्लिंगिंग एक्शन है, ऑफ लेट इम्प्रूवमेंट भी है, जी। 140 पे बॉल भी कर लेते हैं। उनके अगेंस्ट आपने देखना है कि बाकी कितने अच्छे। सो अगर आप मुझसे पूछें तो नसीम शाह उनसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है। शाहीन अफरीदी उनसे बेहतर हैं, हारिस रऊफ उनसे इस वक्त बेहतर हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट ले लें, एवरेजेस ले लें, कॉन्फिडेंस ले लें, पावर हाउस है हमारा फास्ट बॉलिंग। जी। तो इनकी ऑटोमेटिक तो जगह नहीं बनती है। ठीक। फिर इनका मैच पड़ता है बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर। बेंच स्ट्रेंथ में आपके वसीम जूनियर हैं, हाँ, या वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ है। फ़हीम अशरफ तो अभी इनको इंक्लूड किया, और फ़हीम अशरफ बैटिंग की वजह से ज़्यादा इंक्लूड हुए हैं कि एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, ऑलराउंड स्ट्रेंथ। मुझे वसीम जूनियर इसलिए पसंद है कि रिवर्स स्विंग करते हैं, उनकी पेस अच्छी है, उनका एक्शन जो है ना वो लंबी क्रिकेट खेलने के लिए ज़बरदस्त है। या तो इनकी पेस थोड़ी सी और इंक्रीज हो और सैंपल साइज थोड़ा सा और बड़ा हो इनका, तो मगर पोटेंशियल है। देखिए, PSL और पाकिस्तान क्रिकेट की ये खुशकिस्मती है कि कम से कम 14 से 15 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो 140 प्लस पे बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मतलब है स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल कोई ऐसे भी ही। अगर इंजर्ड होता है या कोई भी रिप्लेस करने की जरूरत होती है तो आपके पास खेप मौजूद हाँ, है। ऐसे हमारे पास लड़के मौजूद हैं। अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद टॉस का भी टाइम हो चुका होगा, हम टॉस भी देखेंगे और हेडलाइन के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन। गेम उठा दो। तो पाकिस्तान ने जनाब टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। पहले मैच पे भी पाकिस्तान ने बॉलिंग ही की थी ऐसे ही। और चेज ही किया था, लेकिन हमारी चाय करना भी साथ था। चल रही है। चेस करना था, बारिश ने करने नहीं दिया। बिल्कुल। आज देखते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि बारिश के इम्कान तो अभी भी हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक तो वेदर क्लियर है। तो जनाब हमारी चाय भी साथ साथ चल रही है, और चाय कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लू का जीरा प्लस। हाँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। सब एक एक बिस्किट खाएं। नहीं, हमने खाया है। और मैच कोई भी हो तो पाकिस्तान क्रिकेट का मैच सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान भाई, और भारत। पाकिस्तान भारत का जी। अच्छा, उसमें रवीज भाई टॉस के हमने जिस तरह बात की, आपने कहा कि क्रंच मोमेंट पे पहले बैटिंग करनी चाहिए, और जो अभी वेदर की भी कंडीशन थी, हमने देखा कि बाबर ने फिर वही डिसीजन हमने देखा कि उन्होंने चेस की तरफ गए। कैसे डिसीजन को एक तो देखते हैं, दूसरा रोहित शर्मा ने कहा कि हमने पहले अगर मैच जीता तो पहले बैटिंग ही करता। तो आप कैसे देखते हैं दोनों कैप्टन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बाबर आजम एंड कंपनी ये डिसाइड किया हुआ है कि हम वो जो नाइटमेयर फ्रंट लाइन भारतीय बल्लेबाजों की हुई थी उसको दोबारा से हम उनको रिमाइंड करवाएंगे। और एक तरह से साइकोलॉजिकल एक तरह से अटैक है कि अगर फिर से आप देखें, आपका टेस्ट होगा भरपूर तरह से, तो वो ये उस लिहाज से तो चले मुझे समझ आती है। बाकी बाद में रन चेज करेंगे, ये पिच में कितना वेयर एंड टेयर होता है, अगर भारत 300 कर जाता है तो फिर मसले मसाइल पाकिस्तान के बढ़ जाएंगे। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ, और इमरान खान हमारे जब कप्तान थे उन्होंने भी ये सिंप्लीफाई किया हुआ था कि बड़े मैच में पहले बैटिंग करनी चाहिए। उस वक्त खैर हम चेज अच्छा नहीं करते थे, मगर वर्ल्ड कप 92 देख लें, पहले हमने बैटिंग की 250 करके हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये कई दफ़ा जो है वो, हालांकि वो परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस बेशक पहले 5-6 ओवर्स में नहीं थी, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक साइकोलॉजिकली आप रिलैक्स रहते हो पहले हाँ बैटिंग जी। करते। उस तरह का अच्छा, प्रेशर नहीं होता ऑन नहीं है। बोर्ड्स कितने हैं। हाँ जी, मोहम्मद इरफान साहब रावलपिंडी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी, इरफान साहब। सर रमीज राजा सर से बात करनी थी। जी जी। जी सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको हम कमेंट्री में तो बड़ा मिस कर रहे हैं,
लेकिन इंशाल्लाह। कोई नहीं, हम यहाँ पे रोजाना चैनल पे आपको देख लेते हैं, यही हमारे लिए काफी है। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम फखर जमान जो काफी टाइम से फॉर्म में नहीं है, उसकी जगह हम मोहम्मद हारिस को नहीं ट्राई कर सकते? कर अच्छी सकते choice है वो, हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी अच्छा वो परफॉर्म कर गए थे। कर सकते हैं बिल्कुल। मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी बात की थी कि फखर जमान के लिए ये आइडियल पिचेस नहीं है। वो बाउंसी पिचेस के ऊपर बेहतर खेलते हैं समहाउ, हालांकि इन पिचेस पे पेस नहीं है, मगर ये आपका फुटवर्क जो है ना वो टेस्ट करती हैं। और ये जो भारतीय बॉलिंग है ये बुरी बॉलिंग हरगिज भी नहीं है। ये पाकिस्तान अगर नंबर 1 पे है तो ये आप समझे ऑलमोस्ट नंबर 1 पे इनके भी स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड है। जी। तो फॉर्म प्लेयर का जो है ना, या ऐसा प्लेयर जो बेंच पे बैठा हुआ है जिसमें पोटेंशियल है, जिसने अभी श्रीलंका में जो LPL हुई थी वहाँ पे अच्छी इसने इन पिचेस के ऊपर परफॉर्मेंस दी थी, मैं तो उनको बिल्कुल खिला देता, एक चांस लेता, क्योंकि फ़हीम अशरफ के साथ भी उन्होंने चांस लिया है ना। जी, तो बिल्कुल अगर ऐसे। आपका एक बैट्समैन के साथ भी चांस ले लेते तो कोई मजायका नहीं था। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं और विनिंग कम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। अरविंद भाई, अगर थोड़ी सी बात करें, थोड़ा जडेजा के रोल को भी मैं देखना चाहूँगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मर है, लास्ट हम 1 डेकेड से देख रहे हैं, परमानेंट मेंबर है टीम का सब फॉर्मेट में। अंडर डिस्कशन ज़रा कम आते हैं, बट दोनों तरफ बड़ा वाइटल रोल उनका होता है, बिल्कुल। बैटिंग भी बॉलिंग में। तो आप कैसे देखते हैं उनकी टीम में शमूलियत? देखिए उनका भी रिकॉर्ड कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट ना नरम गरम है। पोटेंशली तो मैच विनर है, इसमें जी। कोई शक नहीं। आपने देखा कि IPL में जो जितनी भी भारत के लिए मैचेस खेलते हैं उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस होती है। सो ये एक क्रिटिकल रोल फिर से अपनाएंगे, क्योंकि अगर विकेटें गिर जाती हैं तो फिर ये हर तरह की बैटिंग भी कर सकते हैं, जी। रोक भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। मगर प्रेशर में देखा भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि कई वाइट बॉल चेस किए उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने, जो कि इतने लीथल डिलीवरीज नहीं थी, बट क्योंकि प्रेशर क्रिएट हुआ था तो उस प्रेशर में वो सकम कर गए थे। ऐसे ही। तो ये इनकी बॉलिंग अच्छी है, ये एक जगह बॉल करते हैं, इनका गुट जो है ना रिस्ट वो स्ट्रांग है, ज़्यादा स्पिन नहीं करते, मगर सेकंड टाइम अराउंड मैं समझता हूँ कि गेंद ग्रिप होगा और स्पिन भी होगा। स्पिन भी होगा, सर, बिल्कुल। अच्छा, शादाब खान की अगर बात करें तो T20 में हम उन्हें अपने ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। इस तरह के मैच में आप शादाब की परफॉर्मेंस को कहाँ जज देखिए करेंगे? उनको रिलैक्स रहना है। एक तो कई दफ़ा वो ज़्यादा करने की, क्योंकि ग्रेट टीम प्लेयर हैं, मगर कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप एक हाइपर लेवल के माइंड पे ऑपरेट कर रहे हैं ना 24/7, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होता। कई दफ़ा आपको काम डाउन करना पड़ता है अपने आप को, थोड़ा सा ना रिजर्व के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर भी आपको कोई देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या, क्योंकि आप बेहतर तौर पे फिर जज कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप एक हाइपर एक्टिविटी में मोड में दबे रहते हैं तो उसमें कई दफ़ा आपकी सेल्फ एनालिसिस जो है ना वो 19-20 हो जाती है। अच्छा, एक थोड़ा सा फनी मैं उसमें एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। वैसे आजकल हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी शादियों का सीज़न चल रहा है तो आपके ख्याल में जितने भी प्लेयर्स की शादियाँ हैं उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आपको कुछ मुख्तलिफ लग रही है या और देखें ये उसी तरह आप में मुझे चल रहे हैं? बीवियों से झाड़ भी पड़वाएंगी और हो सकता है कि मेरे पे हमला भी हो जाए, क्योंकि जब मेरी भी शादी हुई थी तो यही हुआ था कि 1-2 इनिंग्स में मैं फेल हुआ, कहते लो जी अपना शादी लाके बैग गया। सर 2023 तो मेरा ख्याल शादी सीजन था, बहुत सारे प्लेयर्स की शादियां हुई हैं। हाँ देखिए मैं फिर भी समझता हूँ कि खैर मेरी भी जल्दी शादी हो गई थी, मगर क्रिकेटर को या स्पोर्ट्समैन को ना जितनी डिले कर सके ना ये करना चाहिए, जितना बच सके। नहीं मैं इसलिए कहता हूँ कि आप एक तो अच्छा। कंसंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं, दूसरा आप खुल के जो है वो टूर्स के ऊपर जाके एंड यू बिल्कुल, कैन बी बिल्कुल। योरसेल्फ। अब ये नहीं होता कि वो पीछे से फोन कॉल आ रहे हैं ना कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, जैसे अब मैं पूरा क्या भी करूँ, साथ ले जाते या हैं। बच्चा जो है रो रहा है और तुम्हें याद कर रहा है, तो फिर ये कि और हमारे टूर पास से उस वक्त मजबूरी इतने है। पैसे नहीं थे, मैं आपको बताऊं कि हम बीवी को टूर पे लेके आ सकते और अलाउड भी नहीं अच्छा। था। हाँ वैसे वैसे तो हम वो PCBs कमरा शेयर करते थे अपने बाकी कलीग्स के मेट साथ। के साथ। अच्छा, तो अब तो रबी भाई काफी ट्रेंड चल गया है, सब जब लंबा टूर होता है तो सबकी वाइफ साफ और बच्चे साथ जाते बिल्कुल हैं। वो पहले तैयार होती हैं। इंटरनेशनल सही, टूर देखिए मिलेंगे। मैं एक चीज़ है, जितनी सेक्रीफाइस आपकी फैमिली करती है ना आपके करियर बनाने में, आई थिंक वो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आई थिंक डिजर्व करती हैं। आपको ये पता है कि इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं जब उनकी बीवियां जाती हैं तो उनको डेली अलाउंस भी उतना ही मिलता अच्छा। है जितना कि प्लेयर्स को मिलता है। जबरदस्त। क्या तो बात। वो उनको इस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं बाकी के कंट्री के क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, फुटबॉल में भी हम देखते हैं कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे भी साथ, हम उनको अक्सर स्टेडियम में देख रहे होते हैं। मतलब वो भी अपने बीवी बच्चों को साथ रखते हैं, लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन पे इस मामले में तनकीद ज़्यादा होती है। देखिए ये होता ये है कि जब आपकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और मुझे भी इसमें प्रॉब्लम है, आप के सारे टीम प्लेयर्स की एक तस्वीर है, आपने एक कप जीत लिया है,
उसमें फिर प्लेयर्स होने चाहिए ना। उसमें ये नहीं है कि फिर फैमिलीज भी आ जाती है, उनकी एक अलग से पिक्चर होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि उसमें भी फिर सारे इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ठीक है उनका एक मुकाम है, उनकी एक इज्जत है, उन्होंने जोर लगाया है, आपको एक पीस ऑफ माइंड दिया है ताकि आप जाके खेल सके और परफॉर्म कर सके। बहुत सारी एरियाज में सुपरस्टार है ये बीवियां और फैमिलीज, बट आई थिंक कई जो आपके डूज एंड डोंट्स हैं क्रिकेट में जी, और उसको सामने रखते हुए ना, ये मैं कई दफ़ा समझता हूँ कि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही कर अच्छा जाते हैं। बीबी, 2 चेंजिंग इंडिया ने की, बुमराह वापस आ चुके हैं और दूसरा हम देखा केएल राहुल की एडिशन हुई है। इन दोनों एडिशन को कैसे देखते देखिए हैं? केएल राहुल तो इंजरी के बाद आ रहे हैं, सो उनके ऊपर अब देखना ये कि कितने वो मैच फिट है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक तो इंजर्ड हो, फिर मैच भी ना खेले। नेट्स वो चीज़ नहीं होते जो कि गेम टाइम होता है। और वो खेलेंगे प्रॉब्ली मिडिल ऑर्डर में यार। मिडिल ऑर्डर में है और उनकी स्पीड जो है वो उतनी तेज नहीं है। आई मीन रफ्तार रन्स करने की, स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकली लाजवाब बल्लेबाज हैं वो। अच्छा सर, अगर इंजर्ड की रिप्लेसमेंट करनी हो तो उसका क्या रूल है कि अगर बॉलर इंजर्ड हो गया तो फिर डग आउट से आप बॉलर उठाएंगे या फिर बैट्समैन को भी आप ले सकते हैं? नहीं, ये आपका पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग द गेम कोई इंजरी During the होती है game, तो और वो इंडिस्पोज हो जाता है या वो जी, हिस्सा बिल्कुल। नहीं ले सकता, तो फिर वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होती है ओके, सेम। कि बॉलर अगर इंजर्ड हुआ है तो बॉलर ही आप डाल सकते हैं, बैट्समैन हुआ है तो बैट्समैन डाल सकते हैं। तो अच्छा, अब एक हमें क्वेश्चन भी आया। मोहम्मद हसनैन ने पिंड दादन खान से आपसे सवाल पूछे कि मोहम्मद आमिर अगर रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं और वो टीम में शामिल होते हैं तो उनकी शमूलियत से टीम पर कितना असर पड़ेगा? खासा नेगेटिव असर पड़ेगा। देखिए, ये अच्छा। बड़ी मुश्किल से बाबर आजम एंड कंपनी ये टीम को इकट्ठा And किया हुआ company। है, तो ये जो है ना इसमें वो इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी या इस तरह के कैरेक्टर, क्योंकि इनका ओपिनियन है एक सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद बिल्कुल, आमिर का, बिल्कुल। तो ये या तो फिर अगर इन्हें क्रिकेट खेलनी है तो फिर इन्होंने ओपिनियंस नहीं देने हैं, क्योंकि फिर वो जो प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ अगर आप बात करेंगे और उन्हीं के डगआउट में जाके उनका हिस्सा बनना चाहेंगे, वो I think मतलब उसकी ये माफी नहीं नेगेटिव होती एक है। माहौल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सर, प्लेयर्स की बात हमने कर ली काफ़ी ज़्यादा। एम्पायर्स की अगर बात करें तो क्या आप उनके स्टैंडर्ड से सेटिस्फाइड हैं? उन पे भी बात कर लें थोड़ी, वो भी बेचारे हैं मैच में। देखिए, अंपायर्स जो है ना, मैं आपको बताऊं, सर, कई अंपायर्स होते हैं जो कि हर छोटी छोटी चीज़ देख रहे होते हैं कि मैंने हर चीज़ पे ना डिसीजन देना है, और फिर वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ को। जो अच्छा अंपायर है ना, वो एक तो पहले से सोचता नहीं है कि मैंने 10 बॉलों में 10 आउट देने। वो देखता है कि गेंद कहाँ पिच हुआ है, वो अपने आप को थोड़ा सा पॉज देता है, और पॉज ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको जल्दी से डिसाइड करना है। मगर जो अच्छे अंपायर्स हैं वो अंपायरिंग को आसान रखते हैं। कई अंपायर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बनने के लिए, जब आप रोकें गेंद को और वो ज़मीन पे लग के शॉर्ट लेग वाले के हाथ में चला गया, उसका भी रिप्ले ले लेते हैं कि शायद इसके जूते पे लग के कैच हो गया। ऐसे। तो कई जो है वो इस किस्म के हैं, कई जो अच्छे वाले हैं वो इसको इजी रखते हैं। मैं वो अंपायर अच्छा मानता हूँ जो कि जब DRS लिया जाता है या रन आउट का कोई चांस होता है तो वो वहीं पे डिसाइड कर दे, रादर देन के पीछे जाए वो हाँ, बहुत पीछे, क्योंकि close one टाइम हो जो तो है फिर ना वो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा किल हो जाता है। तो टाइम जो है ना वो क्रिकेट में वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर रेट के हिसाब से सारी दुनिया चीखें मारती है कि फैंस आए हुए हैं, आप हर 5 मिनट के बाद पानी पीते हैं, गेम रुकवा देते हैं, ग्लव्स बदल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप फाइन्स वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैसेज मोहम्मद फैसल ने हमें एक जी, मैसेज जी, भेजा है। बिल्कुल। फैसल साहब लैया से हैं जी। वो कह रहे हैं कि इस पेस अटैक के साथ ही वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, या आपको लगता है कोई चेंजिंग करके किसी और एडिशन फास्ट बॉलर की हो सकती है टीम में? देखिए, आपका मोर और लेस तो ये सेट है पेयर, या जो भी आपका ओपनिंग की जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि अब इतनी देर हो चुकी है, क्योंकि कब है, 5 तारीख को पहला मैच है जी। तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप किसी को खिला के देख सकें या आप उसके टैलेंट को परख सकें, क्योंकि ये अब लेट हो गया। मेरे ख्याल से इसी 15 या 14 के साथ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ओडीआई की मैं बात करना चाह रही थी। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ, उसमें शादाब खान का जो एक आउट किया था, हाँ, उनके पीछे एक से। बॉलर ने बिल्कुल रन आउट हाँ, किया था। हाँ, इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि अंपायर की बात हो रही थी, अंपायर का रोल क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत ही फजूल किस्म का लॉ है, जो कि लॉ तो है बट ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है। देखिए ना, क्रिकेट की अगर आप इसको डिक्शनरी में देखें ना, तो उसमें एक वर्ड आता है, इट्स नॉट क्रिकेट। ये इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अच्छा। और इसका मतलब ये है कि क्रिकेट के साथ ऑनेस्टी को आप जोड़ते हैं। ऐसे तो इसीलिए जब ये फिक्सिंग के इश्यूज आते हैं या इस तरह से चीज़ें होती हैं ना, तो वो इसकी स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। इसका जो DNA है ना इस गेम का, वो ऑनेस्टी मांगता है। बिल्कुल। ऐसे तो ये एक वर्ड है, इट्स नॉट क्रिकेट, आम लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। तो ये लॉ तो है, रूल तो है, क्योंकि आपको अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है, आप भाग के और आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है सिंगल दुक्के के लिए। मगर इसके ऊपर पहले वार्निंग होनी चाहिए, या
कोई और इसका बेहतर हल होना चाहिए, क्योंकि देखें ना कितनी कंट्रोवर्सी होगी उसका। कंट्रोवर्सी हुई बहुत अच्छा, ज्यादा। उसमें एक तनकीद कमेंटेटर हुई जो इस बात पे कर तो। रहे थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने बॉलिंग एक्शन तो लिया ही नहीं, एटलीस्ट अगर बॉलिंग एक्शन होता उसके बाद ही आउट करते तो फिर था, तो उन्होंने तो पहले ही हाँ। प्री डिस्कशन में ही डिसाइड कर लिया था कि ये बाहर जाएंगे और हमें से रन आउट करेंगे। देखिए इरफान, मेरी किताब में ये जो है ना, ये मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहूँगा। अगर मुझे किसी बच्चे को क्रिकेट सिखानी है ना, तो मैं उसको वैल्यूज सिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट की स्पिरिट सिखाऊंगा कि आपको ग्रेशियस भी होना है, आपको अक्लमंदी से अपील भी करनी है, आपको बिल्कुल। गुस्सा आता है ठीक है, मगर उसको शोज ऐसा नहीं करना, फ्लेयर अप नहीं होना, इमोशंस कंट्रोल में करने हैं, जी। क्योंकि ये गेम का दूसरा नाम जो है डिसिप्लिन है। और जेंटलमैन गेम इसीलिए कहा जाता है इसे। तो ये इसके जो कोर वैल्यूज है ना, उसको संभाल के रखना है। अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है, इसको मनकट भी कहते हैं, क्योंकि वो मनकट ने पहली दफा ये किया था इस तरह से रन आउट। 1950s की बात है, 60s की। उसके बाद कोई 25-30 साल तक किसी ने ये नहीं किया था। ऐसे ही है। एक तरह से स्टिग्मा धब्बा लग गया था क्रिकेट पे कि ये हम नहीं करेंगे। रूल लॉ तो है, मगर फिर ऑफ लेट जो है ये T20 की वजह से, क्योंकि वो एक हो गई है गेम, जैसे बर्गर होता है ना फास्ट फूड वाली, हर चीज चलता है। अच्छा, एक ये भी बात की जाती है, जैसे हमने अफगानिस्तान के मैच में देखा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हम हमेशा बात करते हैं, बड़ा कॉमन फ्रेज हर जगह बोला जाता है। अब वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा क्रूशियल मोमेंट आया, नवाज ने नो बॉल की, उस पर कंट्रोवर्सी बनी, फिर उसने बोल्ड किया, हमारे प्लेयर्स अपील करते रहे, उन्होंने भाग के 3 रन ले लिए, वो 3 रन ही हमें मैच कॉस्ट करवा गए। तो इस तरह की चीज़ें, जब आपको लॉ की अवेयरनेस ना हो, या दूसरा अगर जो हम जेंटलमैन गेम कह रहे हैं वो ना भागते कि चले हमने तो हिट मारी, मैं तो बोल्ड हो गया हूँ, तो इसमें कैसे देखते हैं ऐसे मसाइल को? फिर देखिए, लॉ तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और हर क्रिकेटर को, और जो अच्छे ब्राइट क्रिकेटर्स हैं जो कि वर्ल्ड स्टार्स हैं, मैं कुमार संगाकारा की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, वो MCC क्रिकेट कमेटी के अब हमारे हेड भी बनेंगे जी। वो जब खेल रहे होते थे उनको सब पता था कि ICC में क्या हो रहा है, क्या लॉज आ रहे हैं, राहुल द्रविड़ को पता होता था। तो आपको इंगेज रहना है, आपको पढ़ना है, ताकि फिर आप उसको सही तरह से इंटरप्रेट कर सकें ना ड्रेसिंग रूम में, या अपने हिसाब से फिर आप एक स्ट्रेटजी बना सकें कि पता है कि नो बॉल पे अगर आप बोल्ड हो जाते हैं तो आप रन भाग सकते हैं जी। तो ये हर प्लेयर को पता होना चाहिए लॉज क्या है, और आपको अंपायर भी बनना है, आपको बॉलर भी बनना है, आपको हर एक को कप्तान भी बनना है। ये इस तरह की क्रिकेट हो गई है अब। तो आपके ख्याल में अफगान टीम अभी एज कम्पेयर टू अदर्स अभी न्यू है, इसलिए कुछ लॉस के मामले में वो पीछे हैं? क्योंकि एक तो मामला हमने वो ODI वाला देखा, और अभी एशिया कप में भी जो अभी हुआ रन्स के हवाले से कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पास ओवर्स की कितनी वो भी मार्जिन है। और स्ट्रेंजली सबसे बड़ी चीज इसमें है कि थिंक टैंक को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, चले प्लेयर उधर एंगेज हैं, आपकी मैनेजमेंट। मैं ये मान नहीं सकता हूँ कि एक तो थिंक टैग है, सही बात की, और दूसरे 20 का लॉट है, 20 प्लेयर्स हैं, कितने हैं ऐसे ही किसी उनमें इतने एक बंदे ने भी नहीं कहा कि ये इतना ही है या हम आगे भी जा सकते हैं, या किसी ने ब्रेक में, हाँ ब्रेक में जाके किसी से पता कर लेते कि जी ये व्हाटएवर 37.1 नहीं है, 37.3 पे भी हम जीत सकते हैं। और इवन कमेंटेटर चीख के कह रहे थे कि ये बात, और ये मुझे बड़ी, असल में मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि ये हमारे साथ भी ऐसे करते होंगे कि ड्रेसिंग रूम में हमारी आवाज़ बंद कर देते होंगे। सर, मुझे तो एक चीज़ का आज ही पता चला है, आई एम श्योर कि आपके फैंस और जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी ये जानना होगा कि बैट्स का कोई वेट भी अलग से होता है, कि हर बैट का कोई लाइट कोई है? बिल्कुल। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग है सवाल है। ओपनर कई वेट के बल्ले होते हैं, तो जो जनरल वेट होता है ये होता है 2.5 आउंस से 2 पाउंड 5 आउंस से 3 पाउंड्स 2 आउंस तक जाता है। मतलब 3 पाउंड का जो बल्ला है ना, वो उठाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, भारी होता है। हेवी होता है। So, जो 3 पाउंड मतलब 6 kg। हाँ, आपको पता होगा, आपको जहाज चलाती हैं, इनको पता है कि वेट क्या होता है। सर, मुझे पता है वेट क्या होता है, मुझे पता है वेदर क्या होता है, मैंने पढ़ा हुआ है। सो ये इसी, और विव रिचर्ड्स जो थे, जो कि ग्रेट प्लेयर थे, वो 3 पाउंड के बल्ले से खेलते थे। अच्छा। तो जो ओपनर्स होते हैं वो लाइटर बैट से खेलते हैं, क्योंकि बाउंसर होने हैं, तेज बॉलिंग खेलनी है, तो बल्ला ही नहीं उठेगा, तो फिर आपके गेंद भी लग जाएगा, आप बॉल लेट खेलेंगे, तो वो लाइट वेट बैट से खेलते हैं। मगर अब जो सबसे अच्छी चीज ये हुई है, जब हम खेलते थे तो लाइट बैट में स्ट्रोक ही नहीं होता, वो हैवी बैट में स्ट्रोक होता था। अब जो है ना, जो ग्रेट हुई है ना टेक्नोलॉजी की एक तरह से भरमार और इम्प्रूवमेंट, वो लाइट वेट में अब स्ट्रोक है। अच्छा। और फिर आपको
पहले हमें बल्ले पे ऑयल भी लगाना पड़ता था, उसको ब्रेक इन करना पड़ता था थोड़ा सा। अब बल्ला उठाएं आप फैक्ट्री से और जाके चौके छक्के लगाएं। तो आप जिस बल्ले के अभी सुना रहे थे वो लाइट वेट था या हैवी था? नहीं, वो मेरा तो लाइट वेट था। मेरे ना मसल्स थे ना मेरे में कोई वो विव रिचर्ड्स की तरह स्वैगर थी। वो तो चलने और च्युइंगम चबाने से, पता नहीं, आपको देखना चाहिए उनकी यूट्यूब पे। विव रिचर्ड्स जो है ना, वो अल्टीमेट हम सब के उस एरा के हीरो थे। सर आई एम श्योर कि आपका बैट आपके पास अभी भी होगा। एक है ना, एक है। वो लाइट है या हैवी? सर वो तेंदुलकर का मैं मुझे अब नहीं उठता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, तो उस वक्त मुझे लाइट लगता था। तेंदुलकर की बात करें तो अपने सारा कैरियर वो हैवी वेट बैट से खेले, बट उसकी ग्रिप नीचे थी। और मैं हैरान होता था क्योंकि नॉर्मली जो हर एक बैट्समैन की ना मुख्तलिफ ग्रिप होती है हैंडल के ऊपर। कई मिडिल से पकड़ते हैं, कई और ऊपर से। जब आपने छक्के मारने हो ना, आप हार्दिक पांड्या को देखिएगा, गिलक्रिस्ट को देखिए, ऊपर से बैट पकड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी फिर स्विंग जो है ना आपको ज्यादा मिलती है। तो इसके लिए क्या हर बैटर के लिए स्पेशली वो डिजाइन किए जाते हैं बिल्कुल, बैटर? सर अपना बैट लाए ना किसी दिन हमारे इधर, हमें दिखाए ना और उसमें please। सर उनको फिर रमीज भाई इंजरी जब आ गई, एल्बो की इंजरी आ गई तेंदुलकर को, तो फिर उन्होंने अपने कैरियर के एंड में जाके लाइट वेट बैट पे डॉक्टर्स ने कहा कि आप अब ज्यादा क्योंकि जब ये नहीं आपकी खेल ग्रिप सकते। लो होती है ना, तो आप बॉटम हैंड ज्यादा आपका Yes. यूज होता है। और जो खैर हिट मारने के लिए तो बॉटम हैंड होता है, और बल्ला सीधे आने के लिए आपका ये टॉप हैंड चलता चलता है। है। तो जब आप नीचे पकड़ लेते हैं ना बैट को, तो फिर आपकी ये बैलेंस ऑफ हो जाता है। फिर आप ज्यादातर राइट हैंड से खेलते हैं। मगर तेंदुलकर उन रेयर स्पीशीज में से एक थे जिनका टॉप हैंड भी बड़ा अच्छा चलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त। और वो ऑल्टर भी करते रहते थे शुरू में बॉटम हैंड, फिर मिड में जाके अगर इनिंग्स लंबी होगी तो वो सेंटर में ये पकड़ते आपको थे। पता होगा, ये मुझे नहीं पता। मतलब हमने अभी- देखा उनका अभी innings के नेशनल अंदर। एंथम भी चल रहा है दोनों टीम्स का, वो भी साथ साथ हम देख रहे हैं। अभी इंडियन नेशनल पहले एंथम इंडियन चल का रहा है, अब anthem चल रहा है पाकिस्तान जी। का भी चलाया जाएगा। तो ये है कि पाकिस्तान तो बॉलिंग करेगा और शायद वही नाइटमेयर वाली बात आती है कि उनको शायद मैं वही उम्मीद ये नाइटमेयर कर रहा दिखाना हूँ चाह रहे हैं। कि इनको रिमाइंडर फिर से एक कॉल हाँ वो दें। मेरा ख्याल है बाबर की अब या अल्लाह think tank करे की वो यही रिमाइंडर ही हो। हाँ, ये ना हो कि हमला हो जाए हम पे। वही मैं भी कह, ये ना उल्टा हम पाकिस्तान अच्छा का जी, जी। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जी, जबरदस्त। ये अच्छा मेरा- वैसे हमारा नेशनल एंथम माशाल्लाह इतना जबरदस्त है, Brilliant, हालांकि पर्शियन में absolutely है, brilliant. लेकिन हर पाकिस्तानी को याद है। ये यानी कि इससे बेहतरीन स्टार्ट नहीं हो सकता है बिल्कुल। मैच का। बिल्कुल। और आपको उठाने के के साथ। लिए और इनकरेज करने के लिए, क्योंकि खेलते तो आप अपने झंडे के लिए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मेरा ख्याल है, ऐसे मैं तो हमेशा कहता हूँ दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, जो अपना इस सबस हलाली झंडे को सजाते हैं सीने पे और मैदान में जाते हैं। और इनको रिलेट भी इसीलिए हीरो कहा जाता है, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं या ये लोग हैं, आप लोग, यानी कि ये कोई अल्लाह ताला का खास करम होता है कि जो आप लोग ताकि मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हाँ सही बात है, बस गालियाँ थोड़ी कम देनी चाहिए। जब 19-20 होता है तो ये है कि हीरो से विलन बनने में ना Time नहीं 2 लगता। बॉल लगते हैं। मैं एक दफ़ा बड़ा अच्छा इस मैं कदाफी स्टेडियम गया तो मुश्ताक अहमद टीम प्लेयर को ना, वो आपको पता बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। तो मुशी भाई ने ना कुछ एक प्लेयर था, उसने कॉलर ऐसे ऊपर किया, तो उसने परफॉर्म अच्छा किया था। आई डोंट वांट टू टेक द नेम। तो उन्होंने कहा इसको नीचे करो। वो उन्होंने कहा क्यों? कहते तुम्हें नहीं पता अभी तुम्हारा कैरियर का आगाज है, ये इतनी क्रूअल गेम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तुम जब टीम से बाहर जाओगे ना, फिर तुम कहोगे ये मैंने क्यों ऊपर किए थे, और अभी वो टीम में नहीं है। सही बात है। तो ये मतलब आपको सीखना चाहिए डे बाय डे। आप यू नीड टू बी हम्बल ऑलवेज। वो आप अगर रहते हैं तो फिर ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है रमीत भाई अभी कुछ ही देर में मैच भी शुरू हो जाएगा। कोई आप 2-3 चीजें बताना चाहें जो पाकिस्तान को करने की जरूरत है इस मैच में? टिप ऑफ द डे। कैच पकड़ने, बिल्कुल। और ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है। कई दफ़ा ना क्रूज कंट्रोल पे जो आप करना चाह रहे हैं ना, और वही करें आप। भारत के अगेंस्ट ना ज़्यादा करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मुश्किल है ये होना, बट इसको नॉर्मल मैच ट्रीट करना चाहिए। और सिर्फ विकेट लेंथ आप देखें बैट्समैन में क्या खामी है और उसी के ऊपर रहें। पहले हाफ में तो यही करना है, जी। फील्डिंग तगड़ी, और जहाँ पार्टनरशिप लगे वहाँ पे चेंज ऑफ बॉलिंग होने की ज़रूरत है। और अभी तो ऑब्वियसली हमने एक क्वेश्चन ले लिया फ़हीम अशरफ की सूरत में कि अगर कि स्पिनर पे अटैक करते हैं, तो उसके साथ अगर शादाब के हवाले से कैसे देखते हैं कि शादाब को? देखिए, शादाब को जी अप करने की ज़रूरत है, ज़रा थोड़ा सा उनको उठाने की ज़रूरत है। ये प्रेशर उन पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अभी उनकी भी शादी हुई है। सकलैन मुश्ताक की बेटी से जी जी बिल्कुल। मैं उससे पूछता हूँ हमेशा जब भी होता हूँ ना, मैं पहले तो सकलैन से कहता हूँ कि प्रेशर तो नहीं डाला हुआ, कहते नहीं। फिर मैं उससे पूछता हूँ सकलैन तो नहीं कुछ कहता, कहता नहीं। चले आप उनके हालात भी ठीक रख रहे हैं। अभी जी प्रोग्राम में आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।